आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ये जो लोक प्रशासन का तीसरा चरण है, 38 से लेकर 48 तक। इस बीच में 3 विद्वान मिलते हमको। कल यहाँ मैंने खत्म किया था इसको। आज ये जो 3 विद्वान हैं तीसरे चरण वाले, इनके बारे में देखा जाए। लेकिन सबसे पहले 38 से 48 के बीच का घटनाक्रम। 1938 से 48 के बीच में जो हुआ वो एकेडमिक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण था व्यवहारवाद। ये दोनों चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन, ये दोनों व्यवहारवादी हैं। ये भी है, लेकिन ये जो है लोक प्रशासन से इनका संबंध कम है, इनका संबंध राजनीति शास्त्र से ज्यादा है। लोक प्रशासन कला है या कि विज्ञान है, इस प्रश्न का उत्तर जब भी देना पड़ेगा तो आपको रॉबर्ट डहल का जरूरत पड़ेगा। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कॉमन प्रश्न है। चेस्टर बर्नार्ड जो थे, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत मशहूर पुस्तक है, फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के कार्य। तो कार्यपालिका शाखा जो सरकार की है उसके क्या कार्य हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी कार्यपाल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें इन्होंने किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। माने इस दौर के प्रतिक्रिया के रूप में ये दौर आया। देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा है कि लोक प्रशासन एकदम चेन की तरह है। यहां से चलेगा, ये चलते 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 यहां तक आएगा, इसके बाद ही आप आंसर लिखिएगा। तो ये चरण जो है, सिद्धांत खोजा, पोस्टकॉर्ब हो, 4P हो, POCCC हो, और भी सिद्धांत जो हैं, इसके प्रतिक्रिया के रूप में ये आया। तो ये जो किताब है चेस्टर बर्नार्ड की, इसमें इन्होंने किसी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। माने कार्यपालिका का कोई सिद्धांत भी है काम करने का, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। तो इसको चुनौती समझा गया और इसको पूरा कर दिया हर्बर्ट साइमन ने। ये लोक प्रशासन के राइटर हैं, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने किताब लिखी थी जो आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर के रूप में शामिल है। वो है प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, व्यवहारवाद, अब ये जो व्यवहार है इस पर बल दिया जाने लगा। इस दौर में इन लोगों ने, शास्त्रीय विचारधारा वालों, इन लोगों ने संरचना पर बल दिया था, औपचारिकता पर बल दिया था, उसको इन लोगों ने काट दिया। और इन्होंने इनके सिद्धांतों को, शास्त्रीय विचारधारा वाले कुछ सिद्धांतों को कहा मुहावरा और कहावतें हैं। इनके सिद्धांत का खिल्ली उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए इन्होंने कहा, हर्बर्ट साइमन ने, कि इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वे मुहावरे हैं और लोकोक्तियां हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक एक पुस्तक लिखी। अब यहाँ पर जो है व्यवहार जब आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपके हर सिविल सर्विसेज के सिलेबस में है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, उसमें प्रेरणा है, मोटिवेशन भी उसी में है। अब यहाँ पर व्यवहार जो है, व्यवहारवाद को बहुत
बहुत डेप्थ से आपको जानना होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ से जानना पड़ेगा आपको, आगे जाके इस पर पूरा एक चैप्टर है। तो इन लोगों ने व्यवहारवादी तरीके से इनके सिद्धांतों को काटा और इन्होंने कह दिया कि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मुहावरा और लोकोक्तियां हैं। अब रॉबर्ट द हल, इनका क्या रोल रहा? इनका रोल ये रहा कि इन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान होने पर शंका व्यक्त की। विज्ञान होने पर, विज्ञान का मतलब यहां पर विशेष, विज्ञान का मतलब ये है, कल भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्राकृतिक विज्ञान, तो प्राकृतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण होता है डिडक्टिव तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, और समाज विज्ञान में सिद्धांत निर्माण होता आगमनात्मक तरीके से, इंडक्शन से, इंडक्शन डिडक्शन। तो इन्होंने डिडक्टिव तरीके से आलोचना की और जो प्रश्न उठाए कि विज्ञान जो है विज्ञान मूल्य शून्य होता है। मूल्य शून्य का मतलब होता है कि उसका अपना कोई वैल्यू, पसंदगी और नापसंदगी नहीं है। ये जो है, इन्होंने कहा कि विज्ञान होने पर शंका, तो विज्ञान जो होता है वो मूल्य शून्य होता है। मूल्य शून्य का मतलब है कि उसकी कोई पसंदगी नापसंदगी नहीं होती। जैसे बंदूक से गोली अगर चलती है तो लगेगी तो सामने वाला मरेगा ही, वो अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, गोली का कोई पसंदगी नापसंदगी नहीं है, मतलब मूल्य शून्य है। तो प्रश्न उठा कि क्या लोक प्रशासन मूल्य शून्य है? तो लोक प्रशासन कभी मूल्य शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोक प्रशासन मनुष्य द्वारा मनुष्यों के लिए है। लोक प्रशासन को चलाने वाले भी मनुष्य हैं और जिनके लिए चलाया जाता है वो भी मनुष्य हैं। तो जहां मनुष्य रहेगा वहां पर मूल्य शून्य तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल विज्ञान का गुण होता है, विज्ञान जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलाइएगा, पानी बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा, अमेरिका में बनेगा, कनाडा में बनेगा। तो विज्ञान जो होता है सार्वभौमिक होता है। तो क्या पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सल है? बोला नहीं, यूनिवर्सल तो नहीं है, क्योंकि बिना पोस्ट कॉर्ब के भी काम होता ही है। जैसे भारत में आज भी हमारी संस्कृति में पोस्ट कॉर्ब पढ़ के तो कोई काम नहीं करता, लेकिन काम तो करता ही है लोग, और अच्छा से करता है। तो प्रश्न उठा, और ये जो है उथल पुथल का काल इसको बुलाया जाता है। अब यहाँ पर समस्या उठ गई। समस्या जब उठ गई तब क्या है कि अब इसके पृष्ठभूमि में यहाँ पहुँचना, ये दौर आया। अब इस दौर में जो घटना घटी उसको थोड़ा देखना जरूरी होगा। 38 से 48 के बीच व्यवहारवाद बहुत बड़ा वाद है और हर समाज विज्ञान में आया, लोक प्रशासन में भी आया। तो ये जो दौर है व्यवहारवाद, दूसरी घटना जो महत्वपूर्ण घटना घटी 38 से 48 के बीच, वो है दूसरे विश्व युद्ध का होना। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से शुरू होकर 1945 में खत्म हो गया। तो 45 के बाद जो है, 45 के बाद दुनिया में पूर्वी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप जो था ये कम्युनिस्ट हो गया, मतलब मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर वहाँ शासन प्रणाली शुरू हो गई। तो पूर्वी यूरोप कम्युनिस्ट हो गया। पहले विश्व युद्ध में सोवियत संघ कम्युनिस्ट हो गया था। इसके बाद चाइना का भी रेवोल्यूशन लगभग ही पीरियड में शुरू हो जाता है। विकासशील देशों का उदय,
उदय, विकासशील देशों का जो उदय होता है, ये तो विकासशील देशों का उदय होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे हम लोग भी आज़ाद हुए 47 में, और विश्व के माने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जितने भी वो औपनिवेशिक देश थे, कॉलोनिज्म के शिकार थे, सभी लोग स्वतंत्र हो गए। अब ये सब घटनाएं जो घटती हैं, तो ये सब घटनाएं आगे प्रभावित करती हैं लोक प्रशासन को। जैसे विकासशील देशों का जब उदय हुआ तो इसके बाद ही ये काल शुरू होता है 48-71, इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का काल। इसको हम लोग फिर माने चेस्टर बर्नार्ड आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में है, हर्बर्ट साइमन डिटेल में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है किताब, वो आपका एक चैप्टर है, उसमें प्रेरणा में आपको पढ़ना है, मैस्लो पढ़ना है, हर्जबर्ग पढ़ना है, लिकट पढ़ना है, मैकग्रिगोर पढ़ना है, ये सब उसी चैप्टर में है और ये सब इसी से रिलेटेड है इस काल का। जब आंसर लिखने जब जाइएगा आप, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैसे चले हैं आप। यहाँ क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ दिया है, आप शुरू कहाँ से करते हैं? अब शुरू करने के क्रम में आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ का क्वेश्चन पूछा है, इसी रास्ते आप आइएगा। आई और किसी विषय में नहीं होता है, किसी विषय में होता ही नहीं है, गुण किसी विषय में नहीं है। और जब तक पूरा समाहित दिमाग में नहीं होगा तब तक ये पेपर आप आंसर नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिख सकते। अब आइए इस फेज में हम लोग चलें 48-71। संकट का काल। उन्नीस सौ 1948 से 1900 संकट का काल। ये जो उथल पुथल पैदा कर दिया था, एक किताब भी लिखी गई, एक राइटर ने लिखी, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। तो ये उथल पुथल मच गया था कि ये विषय है भी कि नहीं है। इसीलिए क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, संकट का काल, माने अस्तित्व का संकट इसको बोलते हैं। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी माने आपका आइडेंटिटी, जैसे आपका नाम है राम रहीम कुछ भी, अब आपसे आपका नाम ले लिया जाए, अब बोला जाए आप अपना परिचय दो, वही हाल हो गई यहाँ। अब ये जो दौर आया, इस दौर में सबसे बड़ी घटना जो लोक प्रशासन को प्रभावित करती है वो है अब विकासशील देशों का जब उदय हुआ तब प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र दुनिया में खुल गया। तो नया कंसेप्ट आया जो आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है, वो है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन की अवधारणा आती है इसी दौर में, ये इसी पीरियड में जो है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन और नया लोक प्रशासन। अब आप सिलेबस देखिएगा तो ये नया लोक प्रशासन सिलेबस दिया हुआ है आपके पहला चैप्टर में। पहला चैप्टर में वो सिलेबस दे दिया नया लोक प्रशासन। अरे भाई, तुलनात्मक लोक प्रशासन देखिएगा, कंपैरेटिव स्टडी एक पूरा चैप्टर है। और विकास प्रशासन के लिए तो आईएएस का सिलेबस ही नहीं डाला है। आजकल क्या है कि विकास प्रशासन जो है उसका कंसेप्ट पूरी तरह बदल गया है। तो उस समय विकास प्रशासन, अब ये जो है आपके चैप्टर सिलेबस में मौजूद है 48 से 70 के बीच। अब इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे संबंध लोक प्रशासन का है, वो है
ये 1968 का सम्मेलन, इसके पर 1968 में और भी सम्मेलन हुए थे अमेरिका में, माने बहुत भारी मात्रा में इस पर स्टडी हुआ। क्योंकि अमेरिका में जानते हैं कि पढ़ता लोग बहुत है, हम लोग के यहाँ की करना ही है, पढ़ता बहुत है लोग और समझता है और डिस्कस करता है, और चूँकि वहाँ सहभागी राजनीतिक प्रणाली है तो कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने आपस में चर्चाएं की, और ये जो चर्चा हुई, इसी चर्चा के परिणाम स्वरूप ये सब कंसेप्ट आया, और लोक प्रशासन जो मर रहा था वो बच गया। क्योंकि विकास प्रशासन के रूप में एक बड़ा लोक प्रशासन का क्षेत्र आएगा, विद्वानों के लिए बड़ा मिले। देखिए, पढ़ने लिखने वाले आदमी का आकर्षण पैसा रुपया तो होता नहीं, पढ़ने लिखने का आदमी का आकर्षण कुछ और ही होता है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग आए, तो इसमें ये दौर जो है, ये दौर को विकास प्रशासन जब आता है नाम, तो फ्रेडरिक विक्स का नाम अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर बीपीएससी के सिलेबस में देखिएगा, मूल अवधारणा चैप्टर में दिया है लोक प्रशासन का परिस्थितियां, माने इसको बोलिए पर्यावरण, लोक प्रशासन का पर्यावरण। तो पर्यावरण इसी में वो शामिल है, लेकिन एक अलग पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है वो। अब यहाँ पर जो शामिल हुआ तो इसको बोलते हैं ये शब्द आजकल ज्यादा अच्छा है, चलता है, प्रशासन का पर्यावरण, इकोलॉजी, माने किस पर्यावरण में ये काम करता है। अब इसके लिए कितना पर्यावरण आपके सिलेबस में दिया है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक। अब ये जो है ये कंसेप्ट आ गया। अब ये कंसेप्ट जो आया तो इसको आप ऐसे समझिए, एक सर्किल है जिसमें ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल प्रशासन का ट्रायंगल है, और ये जो है पर्यावरण है, पर्यावरण कोई भी हो सकता है। वो विधिक पर्यावरण जब आप बोलिएगा तो हर देश का अपना विधिक पर्यावरण, जैसे भारत का लोक प्रशासन को भारत के संविधान के दायरे में रह के काम करना है। क्यों? क्योंकि संविधान उसका विधिक परिस्थिति में सबसे नंबर 1 है। लोक प्रशासन संसद के कानून का पालन करना उसका अनिवार्य है। तो ये पर्यावरण है, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। एक बार आईएएस में एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया, लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध होता है। आप सिद्ध कीजिए कैसे संस्कृतिबद्ध होता है, लेकिन थॉट आप यहीं से लीजिएगा। जब शुरुआत कीजिएगा तो लोक प्रशासन का आप बताइएगा, इसका कैसे ये मन परिस्थिति आई, किस परिस्थिति में ये आया। अब ये जो आया तो विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नया लोक प्रशासन, प्रशासन का पर्यावरण, ये सब इस दौर में आ गया, जो आगे आपके सिलेबस में है। ये सब आपके सिलेबस में आगे जाके पूरा सिलेबस डिटेल में सब मिलेगा आपको, लेकिन जमीन नहीं रहेगी तो लिखाएगा नहीं फिर। ये हो गया आपका 48 से 71 संकट का काल, आया भी और निकला भी। अब इसके बाद 71 से 91, 71 to 91, इस दौर में क्या हो रहा है? (1971, 1991) ये है 5वां चरण, 5th फेज। फिफ्थ फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 से 1991 तक। अब ये जो दशक है, ये दशक में विकास प्रशासन भी बढ़ रहा है। बढ़ते 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 जब 80 का दशक आता है तो शुरू हो जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
ये शुरू हो जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 80 के दशक में माना जाता है कि लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। मार्गरेट थैचर जब थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और रोनाल्ड रीगन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, इसीलिए उसको थैचर रीगन मॉडल भी बोलते हैं। अब ये एलपीजी का प्रारंभ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, निजीकरण, इसको उदारीकरण भी लिखते हैं, उदारीकरण, निजी वैश्वीकरण। अब इस दरमियान जो है ये शुरू हो गया और इसके पृष्ठभूमि में मतलब क्या है कि जब भी कोई बड़ी अवधारणा आती है तो सभी समाज विज्ञानों में वो आ जाती है। तो ये लोक प्रशासन में कैसे आया, क्योंकि हम लोग का संबंध लोक प्रशासन से है, कि लोक प्रशासन में कैसे आया, तो इसके लिए (1988) 1988 में मिन्नोब्रुक का दूसरा सम्मेलन हुआ और उसमें इस पर चर्चा हुई। 1958 माने मिन्नोब्रुक का पहला सम्मेलन हुआ था 1968 में, विकास प्रशासन पैदा हुआ। अब मिन्नोब्रुक का दूसरा सम्मेलन जब होता है तो यहां आता है NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब यहां पर जो है M आ गया बहुत शिद्दत से। M का मतलब है मैनेजमेंट। पहले प्रशासन था, अब ये प्रबंध हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब है कि क्वेश्चन उठेगा कि प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है, पूछेगा आपसे कि प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। तो प्रबंध जो है, मैनेजमेंट पैदा हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ था इसके पहले उसका क्या हुआ, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। रूप बदल गया। एक्चुअल क्या है, तो यूपीएससी में एक ऐसे पूछा था, बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं कौन साल की है, कि बाजारवाद पूंजीवाद का नया मुखौटा है। तो पूंजीवाद अपने तरीके से काम करता है और पूरी दुनिया से करवाता है, हम लोग तो उसमें शामिल हैं। 1988 में जब ये सम्मेलन हुआ तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा आई। अब ये जब अवधारणा आती है तो इस बीच में दुनिया में क्या चल रहा है, तो दुनिया में सबसे बड़ी घटना हो गई जब सोवियत संघ का टूट जाना। सोवियत संघ 1989 में जाके लगभग टूट जाता है, खत्म हो जाता है। जो सोवियत क्रांति हुई थी, लेनिन ने की थी, तो वो खत्म हो जाता है 89 में। गोर्बाचेव जब आते हैं तो अब यहां पर क्या है कि ये अब जोर पकड़ना शुरू होता है। ये जब शुरू होता है जोर पकड़ना, तब आता है बाजारवाद। अब बाजारवाद जब आता है तो इसके साथ ही आता है न्यू पब्लिक चॉइस थ्योरी। ये आपके सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में दिया है, बीपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, बिना इसके लिखाएगा नहीं। क्योंकि आज का लोक प्रशासन बिना इसके आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आज का लोक प्रशासन इसी से संचालित होता है। पब्लिक चॉइस थ्योरी माने चयन का सिर्फ, पब्लिक चॉइस माने चुनना। चुनना शब्द जब आता है तो बहुत सीधा बात है कि एक से अधिक विकल्प होगा। चुनना शब्द है तो एक से अधिक है। पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये पूरा इस पर माने ये पूरा
विकल्प होना चाहिए। सरकार आज एक विकल्प है, तो इसका मतलब और कौन है? तो सब आपको मिलेगा, सब सब सब। तो ये जो है पब्लिक चॉइस थ्योरी इस बीच में आया, इस दौर में। और जब सोवियत संघ टूट गया, इसी दरमियान एक नाम आया था, फ्रांसिस फुकुयामा का। फ्रांसिस फुकुयामा जो थे 88, 89, 1991 के दरमियान जो राइटर्स हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ल्ड के रैंड कॉरपोरेशन के चीफ थे। रैंड कॉरपोरेशन जो है वर्ल्ड का टॉप माने एक नंबर में बोलिएगा तो एक नंबर का थिंक टैंक है, रैंड कॉरपोरेशन नाम है उसका। इन्होंने किताब कहा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत हो गया और इतिहास का अंत हो गया। ये इन्होंने प्रस्थापना दे दी। इस पर काफ़ी चर्चा हुई, दुनिया में काफ़ी चर्चा हुई और अभी भी चर्चाएं होती रहती है। तो इन्होंने क्या है कि कहा कि अब दो चीज बच गया दुनिया में। कौन? तो एक बहुलवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोक मतलब बहुदलीय लोकतंत्र। जैसे लोकतंत्र कई तरीके का होता है, जैसे चाइना भी लोकतंत्र है, वो एक दलीय लोकतंत्र है, हम लोग बहुदलीय लोकतंत्र हैं। तो पहला चीज है कि बहुलवादी लोकतंत्र का वैश्वीकरण हो गया। अब जब बहुलतावादी लोकतंत्र का हो गया तो इसके साथ ही साथ एक शब्द शुरू हुआ, सुशासन। ये से 71-91 के दरमियान ये भी आ गया सुशासन, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट इसी दरमियान आ गया। सिटीजन चार्टर आ गया, सब कंसेप्ट जितना गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो सब आ गया इस दौर में। और सुशासन जो आपके सिलेबस में पूरा शिद्दत से है और पूरा बहुत विस्तार से आपको पढ़ना होता है इसको। ये सब चीजें लोक प्रशासन में इस दौर में आ जाती हैं। अब ये जो है, ये यहां पर थोड़ा सा एक चीज आप समझिए कि एक और बीच में मामला आया था जो आपको कंटिन्यूएशन में रखना है इसको, क्योंकि सीक्वेंस में रहेगा तो आप लिख पाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, उदारवाद जो था धीरे 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 नव उदारवाद की ओर आ गया। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध हुआ और नव उदारवाद का कंसेप्ट है। तो नव उदारवाद जब आएगा इसके साथ जुड़ेगा जी। नव उदारवाद जब आप पढ़िएगा तो आपको सुशासन उशासन सब इसके साथ ही चलेगा। और इसी तरह उदारवाद और के साथ खड़ा हो गया मार्क्सवाद, और इसका भी हो गया नव मार्क्सवाद। नियो लिबरलाइजेशन और नियो मार्क्सिज्म, ये भी आपको, चूंकि सब जुड़ा हुआ एक साथ, ये सब जब लिखने जब हम जाएंगे तो सब चीज का हमको जरूरत पड़ने वाला है। माने जब क्वेश्चन सामने आता है जब, तो आप आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास कितना सामान है उसी का इस्तेमाल आपको करना है। और जब अच्छा आंसर वो माना जाता है जिसमें बहुत सारा रिच हुआ जिसका आंसर, तो ये सब लग जाएगा लगाना। अगर कलाकारी सीख जाइएगा तो अब बहुत नंबर आपको देगा, क्योंकि कलाकार लड़के समझ नहीं पाते हैं क्यों होता है कि आपका दिमाग बंद हो गया है। आपको जब कोई चीज ठप्पा लगा के हम देंगे कि हाँ ये IAS का है, तभी आप पढ़िएगा, नहीं तब पढ़ नहीं सकते आप। ये आप लोग की माने होता है, हो ही जाता हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर रखिएगा। तो चूंकि देश में चलाना हो, IAS बनिएगा तो आपको देश में चलाने देगा। इस देश हिंदुस्तान ऐसा नहीं देश है, इसको चलाना तरी मैंने काम है। तो सोचिए कितना जानकारी चाहिए आपको। हाँ,
ये सब चीजें इस दौर में स्थापित हो जाती हैं, उदारवाद ये सब जो है स्थापित हो जाता है। और 91 के बाद अब तक, अब जो है 91 के बाद अब पूरा, अब ये जो है, ये जो हुआ यहां अब पूरे शबाब पर आ जाएगा यहां। अब यहां आपको क्या है, इसको देखिए, उन्नीस सौ 91 से अब तक, उन्नीस सौ 91 से अब तक, तो 1991 से अब तक जो हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा आप चलिए सोवियत संघ की तरफ। मिखाइल गोर्बाचेव एक व्यक्ति हुआ करते थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने सुधार शुरू किया सोवियत संघ में, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। इसमें एक राजनीतिक सुधार है और एक आर्थिक सुधार है, और इसी का इस दौर में पूरा पूरा हो गया जितना सुधार था। तो अब यहां पर क्या है कि 1991 से 90, अब हम लोग की दुनिया में, लोक प्रशासन की दुनिया में क्या हुआ, ये सुधार है, ये सुधार आपको जरूरत पड़ेगा अब तक। अब यहां पर क्या है कि 91 से अब तक जो है, अब है कि वर्ल्ड बैंक जो मॉडल बनाएगा उसी को आपको मानना है, उसी को आपको मानना है। माने हम उसका सक्रिय सदस्य हैं, और वर्ल्ड बैंक का जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य है। यूएनओ ने जो बनाया, जैसे क्या है कि एसडीजी बनाया, 17 लक्ष्य दे दिया, हम भी उसको मान रहे हैं। अब दुनिया चला रही है, सरकारें नहीं चलाती। नीति के मामले में बड़ी नीतियां जो बनती है, खासकर आर्थिक नीतियां, तो ये इसका रोल, भूमिका बढ़ी। और वो जो पब्लिक चॉइस थ्योरी आया था, जो पहले मैंने आपको बताया, तो पब्लिक चॉइस थ्योरी जो था उसमें एक आया था एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसी दौर में आया था। एनजीओ की भूमिका बढ़ी, सरकार की भूमिका घटी। इस दौर में सरकार की भूमिका घट चुकी है। सरकार जो है, अब सरकार, अभी तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का दौर है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मतलब सरकार का आकार घट गया, सरकार की भूमिका घट गई। सरकार की भूमिका कैसे घटी, सब बहुत विस्तार से चर्चा आगे जाके होगी इस पर। तो ये सब दौर जो है ये चल रहा है। और अब प्राइम वर्क जो हो गया है, सरकार की भूमिका बढ़ी, इसकी भूमिका बढ़ गई, एनजीओ। अब जैसे क्वेश्चन आपको पूछा कि लोक प्रशासन, ये प्रेजेंट स्टेटस है आपका सिलेबस में, जो प्रेजेंट स्टेटस है ये प्रेजेंट स्टेटस है। अब लोक प्रशासन का अर्थ प्रेजेंट स्टेटस के तौर पर जब लिखिएगा तब, और इसके स्टेटस पर लिखिएगा तब, और इसके स्टेटस पर लिखिएगा तब, अंतर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व नहीं बताया। पहले मैंने कहा कि पहले पूरा पहुंच जाइए, अब उसका अर्थ पे आएंगे कि अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए।
यहाँ अर्थ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। अब हमसे आप पूछ रहे हैं लोक प्रशासन का अर्थ बताइए। जैसे अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का लोक प्रशासन क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन के अर्थ क्षेत्र महत्व में क्या बदलाव हुआ बताइए। अब है कि इसको आप जब समझिएगा तब न जाके आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक चीज आया जो बहुत प्लस, यहाँ पर मैं खत्म करूंगा इसको। अब आया है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई तो जानते ही आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक, सबके हाथ में मोबाइल है तो इलेक्ट्रॉनिक जानते ही हैं। अब गवर्नेंस बाई ई। अब ई गवर्नेंस जब आएगा कैसे, तो इसके लिए आपको यूपीएससी के सिलेबस में एक सिलेबस दिया है, मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो जो उसका लास्ट मॉडल है, मैंने हम लोग के यहाँ कहा जाता है हिंदी में कि नानी के आगे नानी और का बखान। तो हम लोग लोक प्रशासन, अब इसको क्या कहा गया, बहुत शोध करके अमेरिका ने बहुत विद्वानों का शोध उड़ करने के बाद ही निकाला ही होगा C2G2C। क्या है भाई, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। कैसे, बाय ऐप। जब कोविड-19 आया था तो भारत सरकार ने कई ऐप जारी किया ना, और हर मंत्रालय का ऐप है। अब आपका ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है और आप ऐप नहीं लिखेगा तो आपको आंसर कौन देगा। भारत में ई गवर्नेंस कैसे काम करता है, तो आपके माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ना, मेरा एक ही सपना है, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ड्रोन। तो वो सपना है, तो वही बात कि क्या है कि भाई आप सब कुछ उपलब्ध है, सरकार आपके दरवाजे पर है, आप एक क्लिक कीजिए, नहीं दूरी पे ना है भाई आप। ये इसका थॉट है। अब इसको खत्म करते हैं, अब इसके बाद दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे।